कैसे हैं आप सब। मैं रंजीत कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार सा एक लेक्चर प्लान देखेंगे, 9 डेज कैप्सूल कोर्स। मैं आप सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी जेईई और नीट का एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये रामबाण का काम करेगा। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये 9 डेज कैप्सूल कोर्स को अगर फॉलो कर लिया, विश्वास मानिए कि आपका जो रैंक है 100 और 1000 रैंक के अंदर होगा। देखिए, पूरा साल हम तैयारी करते हैं, पूरे 2 साल हमने अपने कंपटीशन के एग्जाम के लिए हमने तैयारी किया। चाहे हमारा तैयारी जैसा भी हुआ, हम कोचिंग जाते थे, स्कूल जाते थे, हम सेल्फ स्टडी करते थे, टेस्ट देते थे, हम बहुत सारी चीजें एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, नीट और जेईई के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम ये सारी चीजों को करते थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी जो टाइम हमारा बचा हुआ है, अभी जो जेईई के लिए हमारा जो रिवाइज डेट आया है दैट इज 21 to 4 में, इस जेईई के एग्जाम के लिए अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर आप अभी से भी अगर तैयारी करेंगे तो विश्वास मानिए कि आपका रैंक 1000 के अंदर या 100 के अंदर भी हो सकता है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए, मैं फिर से कहूंगा, ये उन बच्चों के लिए है जो 1 साल ठीक ठाक पढ़े, ठीक है, कॉन्सेप्ट उनका सही है, मैं बहुत सही नहीं कहूंगा, कॉन्सेप्ट सही है, समझते हैं चीजों को। ऐसे स्टूडेंट्स जो लगभग आप मान के चलिए कि 80 से 90% स्टूडेंट मैं आज जो देख रहा हूं, क्योंकि कोविड के बाद जो लॉकडाउन लगा, इससे बहुत पढ़ाई हमारा हैम्पर हुआ। इन सब चीजों को देखते हुए जैसी भी आपकी पढ़ाई हुई है कोई इश्यू नहीं है, बस ये जो मैं आपको आज टेक्निक बताने वाला हूं, आप 9 डेज एटलीस्ट आप फॉलो करिए और इसके बाद आप इसको रिपीट करिए। जब तक एग्जाम आपका नहीं होता है तब तक आप इसको रिपीट करिए और इसका बेनिफिट आपको 9th डेज समझ में आएगा कि 9th डेज जो है इसका क्या बेनिफिट रहा। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में अगर अपोजिट टीम ने हमें 300 रन का टारगेट दिया है और हमें वो अचीव करना है, तो हम पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग से हम किसी भी फील्ड के अंदर उतरते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उतरते हैं। अगर अपोजिट टीम ने हमें 300 रन का टारगेट दिया है तो हमारी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होगी कि हमें 10 ओवर में कितने विकेट चाहिए, उसके 10 ओवर में, उसके बाद के जो 10 ओवर होंगे उसमें हमें कितने विकेट चाहिए, किस प्लेयर को किस स्ट्रेटजी के थ्रू हमें आउट करना है, ये सारी प्लानिंग करनी होती है अगर हमें मैच को जीतना है। और अभी का समय जो है ऐसा ही है। आपने पूरा 1 साल पढ़ाई किया, 50 ओवर का जो मैच था आपने 45 ओवर खेला, जैसा भी रन आपने बनाया, 200 250 जो भी रन बनाया, लेकिन अब जो है 5 ओवर में आपको अच्छे खासे रन बनाने हैं। अब इन 5 ओवर में आपको 50 रन का टारगेट है जो कि आपको अचीव करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है, बस उस टाइम के अंदर हमें सारी प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है। अब ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से देखेंगे। देखिए, हमारा कोर्स जो है वो 9 डेज का कैप्सूल कोर्स है। ये 9 डेज में देखिए, ये मैं कुछ नहीं करूंगा, सब आपको करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गाइडलाइन दूंगा, ये करना बस आपको है, क्योंकि वहां सीट आपको लेनी है। इसीलिए मैं आपको ये तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे हम अपना इंप्रूवमेंट ओनली एंड ओनली 9 डेज के अंदर कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट होगा, इसकी पूरी गारंटी है। बस आप अपने आप से यहां कमिटमेंट कर लीजिए कि हमें अच्छा करना है। हमें एक कॉलेज में, हमें आईआईटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, मैं सब में नहीं कहूंगा, टॉप के जो आईआईटी कॉलेज है, आईटी कॉलेज है, 7 से 8 जो आईटी कॉलेज है, हमें उनमें एक सीट चाहिए और उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं एक्चुअली केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। बायो का और फिजिक्स का भी मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आपको उन वीडियोस को देखने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी पैटर्न को आप फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी आप फॉलो कर लेंगे, मैथ के लिए फॉलो कर लेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री की बात बताऊं कि केमिस्ट्री में टोटल आप देखें तो 30+ चैप्टर्स हैं। अगर 30+ चैप्टर को भी अगर हम कैटेगराइज कर दें तो हमारा कुछ चैप्टर जो है वो लीडिंग चैप्टर्स में आता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जीओसी, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एनाइंस, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें हमारा केमिकल और आयनिक दोनों पार्ट कवर होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड डीएनएफ ब्लॉक। इधर आ जाइए, एस ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स।
ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमेशा सालों साल ये लीड करते हैं, मतलब इनको स्किप करके आप कभी भी किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। इन सभी चैप्टर्स का वेटेज अगर देखा जाए तो अगर मैं नीट की बात करूं तो 150 प्लस का स्कोर यहां से आप सिक्योर कर सकते हैं, 150 प्लस। और क्वेश्चन की बात किया जाए तो 30 से 40 क्वेश्चंस आप यहां से बना सकते हैं और 100% आप करेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो चैप्टर्स यहां पे लिखा है उन चैप्टर्स को अच्छे से एक बार देख लीजिए। जहां पे 30 चैप्टर था वहां पे मैंने कंप्रेस करके यहां पे मैंने 18 चैप्टर्स में ला दिया है इसको, आप देख सकते हैं यहां पे, है ना, 1 से लेकर 18 तक। इतने चैप्टर्स भी अगर आप कर लेते हैं और आपका टारगेट, अगर मान लीजिए आपका टारगेट 150 टारगेट है, 180 नहीं 150 टारगेट है, तो इतने चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे 100%, विश्वास मानिए कि आपका 150 नंबर से ज्यादा आने का चांसेस है। और कुछ चैप्टर्स को मैं सेकंड प्रायोरिटी मैंने रखा है, जिसमें हमारा प्रायोरिटी 2 में देखिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं समझिएगा कि प्रायोरिटी 2 में हो तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रायोरिटी 2 में अगर है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, ये बेस है आपका। लेकिन क्वेश्चंस अगर देखा जाए इससे एक क्वेश्चन या मैक्सिमम आपका 2 क्वेश्चन जेईई में यहां से पूछा जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। इसका एप्लीकेशन ज्यादा है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर्स और बायोमॉलिक्यूल, इन सबसे देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर जेईई की हम बात करें तो एक क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम नीट की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर हमारा प्रायोरिटी 2 में होगा। इन सभी की अगर हम बात करें इन 18 चैप्टर्स की, तो इनकी प्रायोरिटी मैं बताता हूं, इनकी प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे आप, क्योंकि ये चैप्टर्स ही आपको 150 नंबर से ज्यादा आपको देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम नीट की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, और अगर जेईई की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे जेईई में पूछा जाता है। कभी कभी तो नीट में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगर जीओसी 1 और 2 में बात करें तो जीओसी 1 में आप देखिए कि वहां पे कार्बोकैटायन जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं वो पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं वो सारे पूछे जाते हैं। और जीओसी 2 में कंप्लीट आपका मैकेनिज्म है जिसमें हमारा रिएक्शंस और उनके टाइप्स हमें पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। तो जीओसी 1 और जीओसी 2 से भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चन हमें नीट में पूछे जाते हैं। और अगर मैं जेईई की बात करूं तो जेईई में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट से अगर मैं बात करूं तो कम से कम 11th और 12th में जो पी ब्लॉक है, 13th, 14th, 15, 16, 17, 18, वहां से करीब करीब आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके नीट में। अगर मैं जेईई की बात करूं तो जेईई में 3 से 4 क्वेश्चन जेईई में भी पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अगर आप करके जाएंगे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, और यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर, इन सारे जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कई सारे नेम रिएक्शंस हैं। ये जो चैप्टर है यहां से ये नेम रिएक्शन वाला चैप्टर है, और इसमें आपके हर एक नेम रिएक्शंस को आपको एकदम, उसको मैं क्या कहूं, उसको एकदम रट जाना है आपको। कुछ मैकेनिज्म्स हैं, उन मैकेनिज्म को आप अच्छे से समझते हैं, और बाकी सारे नेम रिएक्शंस को आपको याद करना है। जैसे स्टीफन्स रिडक्शन होता है, मान लीजिए स्टीफन्स रिडक्शन है, रोजनमंड है, इस तरह से कई सारे रिएक्शंस होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछे जाते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि ये ऑर्गेनिक का जो चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चन जेईई फ्रेम करता है, ये सभी चैप्टर का कहीं ना कहीं एक कंबाइंड पैकेज होता है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे चैप्टर को मिलाकर पूछा जाता है। जेईई सभी चैप्टर से मिलाकर उनका एप्लीकेशन देके यहाँ के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, और जेईई का क्वेश्चन काफी बेहतरीन भी होता है अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा मैं बात करूं अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, यहां पे भी आपके सारे कन्वर्जन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारा चीज आप यहां पे देखिएगा। इसमें आप डिहाइड्रेशन यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अमाइंस में बेसिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डाइजोनियम सॉल्ट आपका है। उसके बाद आपका जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स है वो सारे आप अच्छे से देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स में भी आप जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट ऑर्डर का, जो सारा न्यूमेरिकल है उसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसे आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन में वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, यहाँ पे आप उसको जरूर देख के जाएंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में आप बात करें, केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसके अंदर जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सारा पीएच वैल्यूज आपको याद रखना है कि सॉल्ट्स का पीएच वैल्यू क्या होता है, वो सारी चीजें, हेंडरसन इक्वेशन, सारा कुछ इसमें है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपका डीनियल सेल है वो आप बहुत अच्छे से यहां पे करके जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस काफी लॉजिकल पूछा जाता है, यहां इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एक एक चीज को देखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल पे काफी सारे सवाल रहते हैं, प्रीवियस ईयर को देख लीजिए एक बार, और उसको देखने के बाद ही आप इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे। अभी मैं आपको 9 डेज का प्लानिंग बता रहा हूं, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन सारे चैप्टर में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। मैं 9 डेज पे भी मैंने बात अभी नहीं किया है। ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। डीएनएफ ब्लॉक है, इसमें आप KMnO4, K2Cr2O7 के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। एस ब्लॉक में सारे प्रॉपर्टीज आप इसको देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन, अल्केन्स, इनके सारे रिएक्शंस आपको देखने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर आप पूरे तरह से कमांड कर लीजिए। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्वांटम नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। क्वांटम नंबर, बोर्स एटॉमिक मॉडल, न्यूमेरिकल, ये सारा क्वेश्चन आता है आपका। रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, सारे फॉर्मुलेज आपको याद करने हैं। पीरियोडिसिटी में सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको याद करना है। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस काफी सारे फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सब का एप्लीकेशन आपको कई सारे फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपको देखे गए हैं। तो ये चीज आप यहां पे अच्छे से करेंगे। दूसरा हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन यहां पे आप केमिस्ट्री में जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, यहां पे बहुत सारे फॉर्मूला है जो आपको यहां पे करके जाना है। थर्मोडायनेमिक्स देखा जाए तो इसमें जितने भी एंथैल्पी चेंजेस हैं वो सब अच्छे से आप करके जाएंगे। एंट्रोपी बहुत अच्छे से करके जाएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर्स है, उनको आप यहां पे अच्छे से करके जाएंगे। दूसरी प्रायोरिटी में मैं आपको बात करूं कि ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। और थर्ड प्रायोरिटी देखिए, थर्ड प्रायोरिटी में मैं बात करूं ये हाइड्रोजन रिडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा थर्ड प्रायोरिटी होता है। तो मैं सिर्फ आपको प्रायोरिटी 1 की बात करूंगा। अभी मैं प्रायोरिटी 1 की बात करूंगा कि प्रायोरिटी 1 से हम कैसे 150 नंबर ला सकते हैं। अगर हमारी तैयारी अभी अच्छी नहीं हो पाई है किसी कारणवश पूरा 1 साल 2 साल, तो प्रायोरिटी 1 करके भी हम 150 नंबर से ज्यादा कैसे लाएंगे, इसकी पूरी मैं आपको प्लानिंग बताता हूं। स्टूडेंट्स, आपको एक थोड़ा सा आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाना होगा। आप ये सोच रहे हैं कि कैसे हम लाइफ स्टाइल में चेंजिंग ला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने उठने का जो टाइम है उसे थोड़ा बदलना होगा, ठीक है। दूसरा, मोबाइल जो आप चलाते हैं, जो सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, आप उससे 1 से 1.5 महीने आप उससे दूर रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सिर्फ उसको देखें, लेकिन जो भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें हैं आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अगर आप इतना करते हैं तो विश्वास मानिए आपके पूरी फैमिली का और आपके पूरे सोसाइटी का सपना आप पूरा करेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके लिए यहां पे ध्यान से देखेंगे। अब 9 डेज में कैसे होगा, 9 डेज में हम 150 मार्क्स से ज्यादा कैसे हम ला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर प्लानिंग में देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल में आपको चेंज करना है, और सुबह जो है आपको 6 बजे आपको बेड को छोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, आपको 6 बजे बेड को छोड़ देना है ना। आपको 6 बजे बेड को छोड़ना है, 6 AM, ठीक है, बेड को छोड़ना है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको कोई भी एक पेपर, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ या बायो, आपको कोई भी पेपर है आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ लिया है, उसको अच्छे से बिना इधर उधर के सोच के आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके 6 बजे से 8 बजे तक आप 2 चैप्टर्स, ठीक है, 2 चैप्टर्स। मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री की बात किया, तो केमिस्ट्री में ये जो 18 चैप्टर्स है, ठीक है, इनमें से कोई भी आप 2 चैप्टर को उठाइएगा और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इन 2 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कोई भी आप देख लीजिए, एक बड़ा चैप्टर ले लीजिए, एक छोटा चैप्टर ले लीजिए, दोनों का कॉम्बो बना लीजिए, और कॉम्बो बनाने के बाद आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 चैप्टर को आप रिवाइज करिए, ठीक है। उनके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखिए, उनके फॉर्मूला देखिए, ठीक है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपने देख लिया, कंप्लीट हो गया। और ऐसा भी नहीं कि हम बना रहे हैं और ध्यान कहीं और है, फिर ऐसे में ये
फॉर्मूला आप काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला उनके लिए है जो डेडिकेशन के साथ लगना चाहते हैं, जो पूरा साल नहीं किए हैं, अभी वो थोड़ा सीरियस हो गए हैं और अभी वो करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं है जो अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इन 18 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर का आप कॉम्बो बना लीजिए। अब उसके बाद इन 2 चैप्टर को आप रिवाइज करेंगे, आप इनको रिवाइज करेंगे, जितने भी रिएक्शंस, फॉर्मूला, सब कुछ आप इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद इमीडिएटली आपको क्या करना है कि 1.5 आवर का एक टेस्ट शेड्यूल करना है। आपको 1.5 घंटे का आपको टेस्ट शेड्यूल करना है, इमीडिएट, तुरंत, ठीक है। और इसका कंडीशन यही है कि आपको टाइमर सेट करना होगा, आपको टाइमर सेट करना है। और 1.5 घंटे के अंदर अगर आप जेई की एग्जाम देते हैं तो जेई की एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप 40 क्वेश्चन, 35 टू 40 क्वेश्चन आप जे लेवल का प्रैक्टिस करेंगे, जे लेवल का प्रैक्टिस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारा अगर 1.5 घंटे का टाइम है तो जेई की अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो 30 से 40 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। और अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं आपको 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और ये प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे? आप सोच रहे हैं कहां से करेंगे? क्वेश्चन की आज के समय में कहीं कमी नहीं है, क्वेश्चन की कमी नहीं है, लाखों लाख क्वेश्चन आपके आसपास में है। आज इतने वेबसाइट्स हैं, इतने कोचिंग हैं, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मैं मान के चल रहा हूं। और सबसे बेस्ट जो आपका तरीका है रिवाइज करने का या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, वो है आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप बस क्या करना है आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है और उसका प्रैक्टिस कर लेना है। और 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट लेना है। और टाइमर सेट करके, जब तक आप टाइमर सेट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने लिए, और वो इन्वायरमेंट आप क्रिएट करेंगे और 100 क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे आपको यहां पे करना है 100 क्वेश्चन। हो सकता है कि आपको मन करे बीच में कि चलो आंसर देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, लेकिन अपने आप को यह बताना है कि नहीं, हमारा यह कमिटमेंट है। हमारा कमिटमेंट है कि हम जब तक 100 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, चाहे उसमें से हमारा 10 ही सही क्यों ना हो, लेकिन हम 100 घंटे के बाद ही हमारा सॉल्यूशन देखने का समय है। 1.5 घंटे तक आपको उसी एनवायरनमेंट में रहना है। वहां ना आप चाय पिएंगे, ना आप ब्रेकफास्ट करेंगे और ना आप कहीं बाहर जाएंगे। आपका रूम एकदम लॉक होगा, अंदर में ही आपको टेस्ट का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और उसी एनवायरनमेंट में आपको ये टेस्ट देना है और ये सोचना है कि ये एग्जाम मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में दे रहा हूं। यही चीज आपको करना है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखिए 6 से 8 बजे तक हमने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन थ्योरी को रिवाइज किया। उसके बाद मैंने 1.5 घंटा टेस्ट दिया, 1.5 घंटा हमने टेस्ट दिया। टोटल हमारा अब टाइम कितना हो गया है, ध्यान से देखेंगे 6 to 8 और यहां पे देखिए 9:30, यानी कि 9:30 तक हमने केमिस्ट्री का 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री का 2 चैप्टर 9:30 बजे तक। बहुत सारे स्टूडेंट 9:30 बजे तो उठते होंगे, लेकिन आपने जो स्टूडेंट इस चीज को फॉलो किया है वो 9:30 बजे तक अपना एक पेपर 100 क्वेश्चन का कंप्लीट कर लेगा और वो सेटिस्फाइड फील करेगा। उसी तरह से फिजिक्स के लिए आप देखिए 9:30 बजे आपका जो टाइमिंग है। अब ये 9:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स में लगना है। 9:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, फिजिक्स में लगना है, या आप मैथ में लग सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 11 बजे से रहेगी, 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक टाइमिंग में यहां पे चेंजिंग नहीं करना है। देखो मैं एक चीज यहां बता देना चाहता हूं, ये प्लानिंग वैसे स्टूडेंट करेंगे जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, पूरे तरह से वो घर पे हैं और सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कोचिंग जा रहे हैं या कहीं पे इन्वॉल्व हैं, कहीं क्लास कर रहे हैं, वैसा नहीं। अब जो टाइम है वो सीरियस हो जाने का टाइम है और वैसे स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ काम करेगा। ये टाइमिंग आपको इधर उधर नहीं करना, टाइमिंग वही रहेगा और आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चंस अपनी मर्जी से कहीं से भी ला सकते हैं, जो चैप्टर से वो अपने मर्जी से आप चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कौन सा चैप्टर को पहले बनाएंगे, कौन सा चैप्टर को बाद में बनाएंगे, लेकिन ये जो सीक्वेंस है इसको ब्रेक नहीं करना, आपको यही सीक्वेंस फॉलो करेगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि आप घर से भी बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आप पूरे तरह से 1 से 2 महीने आप डेडिकेशन के साथ आप पढ़ना चाहते हैं। तो 9:30 बजे तक आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, जो करना है आप कीजिए, अब माइंड को फ्रेश करने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए और फिर बैठ जाइए 11 बजे से, फिर बैठ जाइए आप 11 बजे से, ठीक है।
11 बजे से लेकर 1 बजे तक सेम आप क्या करेंगे, अब फिजिक्स को या मैथ को या बायो को, है ना, फिजिक्स को, मैथ को या बायो को आप यहां पे लेकर बैठेंगे। फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला है आप उसको देखेंगे, जितना कॉन्सेप्ट है आप उसको देखेंगे। 11 से 1 बजे तक 2 चैप्टर, एक बड़े चैप्टर को ले सकते हैं, एक छोटे चैप्टर को ले सकते हैं, जो भी आपको मन करे। 11 से 1 पूरे तरह से कॉन्सेंट्रेट होके आप देख लीजिएगा कि किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वो चैप्टर आप ले सकते हैं, उस पर आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। लेकिन 11 से लेकर 1 बजे तक आपको फिजिक्स करना है। हो सकता है कि चैप्टर हमारा पूरा ना हो पाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सर 2 घंटे का टाइम आप बता रहे हैं, 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यही 2 घंटे आपको अभी, ठीक है, अभी 2 घंटे में आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप यही सीक्वेंस फॉलो करते जाएंगे तो 2 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में कुछ नहीं होता है। 2 घंटे में आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज ही तो करना है। और करना क्या है आपको, पूरा साल तो आप पढ़े हैं, अब क्या, अब तो रिवीजन करना है आपको। अब क्या, अब रिवीजन करने के लिए आप सोचिए, आप फिर से थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर से टीचर के पास जा रहे हैं, वो सब चीज नहीं होना है। अब रिवीजन करने का टाइम है, फिजिक्स में लगिए। और फिजिक्स में लगने के बाद अगेन मैं आपको कहूंगा कि 1.5 घंटे इमीडिएट बैठिए, तुरंत, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, इमीडिएट आपको बैठना है 1.5 घंटे, और इसमें प्रॉब्लम लेके बैठ जाना है। इसमें भी 100 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेना है। यानी कि आप मान के चलिए कि यहां पे 2:30 बजे तक, ठीक है, 2:30 PM तक आपका जो फिजिक्स का प्रॉब्लम और थ्योरी था, जो प्रैक्टिस था, ये हमने कर लिया। यानी कहने का मतलब हुआ 11 से लेकर 1 और उसके बाद 1.5, ठीक है, 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस में देना है। यानी टोटल देखा जाए तो 2 घंटा और 3.5 घंटा आप फिजिक्स के लिए दे रहे हैं। ये कम नहीं होता है। 3.5 घंटा यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग जो हम देख रहे हैं आज के डेट में, वो 3.5 घंटा तो डेली पढ़ रहे हैं, कोई 2 घंटा पढ़ रहा है, कोई 1 घंटा पढ़ रहा है। मत पढ़ो, नहीं होगा रिजल्ट। जब तक आप अपने पढ़ाई के आवर्स को नहीं बढ़ाइएगा, डेडिकेशन नहीं लाइएगा, रिजल्ट नहीं होने वाला है, विश्वास मानिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2:30 बजे तक आप जो है ये प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे के बाद आप अपना लंच कर सकते हैं और 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं, और फिर आपको लगना है 4 बजे, अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि सर एनालिसिस हम कब करेंगे, सॉल्यूशन कब देखेंगे। तो सॉल्यूशन भी आपको देखने का टाइम मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन देखने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आप 4 बजे से लगिए, आप 4 बजे से यहां पे 4 PM से 6 PM, ठीक है ना। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको यहां लगना है, और 4 से 6 बजे आपको फिर अगेन बायो लेकर बैठना है, ठीक है ना। आप ये बायो लेकर यहां पे बैठ सकते हैं। आप अपने टाइमिंग को चेंज भी कर सकते हैं, आप यहां पे 5 बजे भी कर सकते हैं, 5 से 7 कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 7 आप यहां कर सकते हैं, बायो लेकर बैठ सकते हैं। अब बायो के बाद, बायो में हमको क्या करना है, बायो में हो सकता है कि कुछ चैप्टर जो है बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, रिवाइज करने का इतना टाइम हमारे पास में भी ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि जितना भी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है और सीखा है, उसको हम जो है रिवाइज कर सकें 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। हो सकता है कि ये 2 घंटे के अंदर आपका सिर्फ 1 चैप्टर रिवीजन हो, कोई इश्यू नहीं है, आप 1 चैप्टर का ही रिवीजन करिए, ठीक है, और दूसरा चैप्टर का टेस्ट जरूर दीजिए। आपको करना 2 ही चैप्टर का है, हो सकता है कि रिवीजन करने का आपको वक्त ना मिले, आपको टेस्ट 2 चैप्टर का साथ साथ देना है, ठीक है। 2 चैप्टर का रिवीजन करना है और 2 चैप्टर का आपको एग्जाम टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बायो में जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो याद करने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको साइंटिस्ट के नाम है याद करने हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उसको सीखना है, यही चीज आपको बायोलॉजी में करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप याद करेंगे, मेमोरी में रिटेन करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को, सारी चीजों को, वो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बायो में एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी मत जाइए, और केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाइए। मैं तो आपको ये कहूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिए नीट का जो है वो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी के बाहर तो ऐसे भी आपको नहीं जाना है, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें या केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक की बात करें, एनसीईआरटी से बाहर एकदम नहीं जाना है। तो 4 to 6 PM आप क्या करिए, बायो का रिवीजन करिए, जितना हो सकेगा। 2 घंटा कम टाइम नहीं होता है, 2 घंटा में आप चाहें तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद इमीडिएट आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1.5 घंटे का फिर से आप क्वेश्चन लेकर बैठेंगे, 100 क्वेश्चन आप लेकर बैठेंगे। या बायो में चूंकि जूलॉजी बॉटनी दोनों होता है, आप यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, ठीक है। और 150 क्वेश्चंस के लिए देखा जाए
तो 2 आवर्स सफिशिएंट आपका होता है, यानी 2 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे में हम 150 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये 2 घंटे वाली चीज तो खैर ठीक है, वो भी याद आएगा क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ा है, लेकिन 1 साल पहले जो आपने पढ़ा है वो भी याद आना शुरू हो जाएगा जब आप तो बायो का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो रिवीजन तो आपका 2 साल से चल रहा है, और ये पता कैसे चलेगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। और जब 2 घंटे में आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल होगा, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया, या मन ऐसा कर रहा है कि हम चलो थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स बनाते बनाते रहेंगे, क्वेश्चन नहीं बन रहा, चलो बुक को देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। ये सब अवॉइड कीजिए। जब तक आप एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट में हैं तब तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि हम सॉल्यूशन देख सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का ही टेम्परामेंट आपका होना चाहिए, वही आपके अपने घर में बनाना है। आप ऐसा सोचेंगे कि हम सब काम कर ले, चलो 10 क्वेश्चन बना लिए, पूरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम सही हो गया क्वेश्चन, और लग रहा है कि सही है, चलेगा थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर, अवॉइड कीजिए। जितना जल्दी हो इसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए, अवॉइड करिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका 150 क्वेश्चन, आप सोचो कि 9 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस हमारा, और यही सेम क्वेश्चन आपका रिपीट रहता है। बायो में क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएगा, केमिस्ट्री में आपका बहुत सारा क्वेश्चन 10 to 20% क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो आप यहाँ पे आपका कितना 4 से 6 और यहाँ पे 7, 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हमने 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको उसके बाद 7:30 तक तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस का काम कर लिया। उसके बाद जो टाइम आपका बच रहा है, उसके बाद जो टाइम आपका बचेगा, उस टाइम में आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप आंसर देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन आप करेंगे वो OMR शीट पे करेंगे। आप अमेज़न से या कहीं से भी, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, कहीं से भी आप OMR शीट का व्यवस्था करिए और OMR शीट में बबलिंग करना शुरू करिए। और विद इन द टाइम पहले आप क्या करिए, पहले सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह कहीं पे लिख लीजिए। बबलिंग का काम आप लास्ट में भी कर सकते हैं, जब आपके पास आधे घंटे का टाइम या 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम आपका बचा रहेगा, उस समय आप बबलिंग को कर सकते हैं कि आपको टेंशन फिर नहीं रहेगा, सिर्फ बबलिंग का टेंशन रहेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो 7:30 बजे तक मेरा यहाँ पे काम हो चुका। अब देखिए, अब 7:30 बजे तक मेरा यहाँ पे काम हो चुका है। अब हमारे पास 7:30 बजे का जो टाइम है, 7:30 बजे का जो टाइम है, 7:30 से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, ये आप 9:30 कर लेंगे यहाँ पे। 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, एनालिसिस करना है। अब देखिए, अब ये एनालिसिस क्या करेंगे, तो आपका जो बायो में कहीं भी मिस्टेक, देखो बायो का एनालिसिस आसान होगा, फिजिक्स का एनालिसिस थोड़ा सा टफ हो जाता है, केमिस्ट्री का मिड होता है, एवरेज होता है। तो आपको बायो का जो एनालिसिस है वो इजीली हो जाएगा आपको, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चंस को गलत किए हैं, आप सारा क्वेश्चन आप वहां से आप देख सकते हैं, और आंसर को फिर आप देख सकते हैं कहां पे मैंने गलत किया, कितना मार्क्स हमने लाया है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल होता है, वहां पे आपको सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो आप एनालिसिस करिए, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद देखो, एनालिसिस करिए 9:30 के बाद आपको फिर से 11 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक, 9:30 के बाद फिर से आपको 1.5 घंटे का वक्त मिल रहा है आपका, ये एनालिसिस करिए, ठीक है। अब ये एनालिसिस क्या करेंगे, तो देखो देखा जाए तो 7:30 से लेकर पूरा 11 बजे तक हम एनालिसिस का काम करेंगे। दिन भर में हमने जितनी भी गलतियां की हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, दिन भर में हमने जितनी भी गलतियां यहां पे की हैं, ये इन गलतियों को का एनालिसिस हम 7:30 बजे के बाद करेंगे। थोड़ा सा आप रेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद आधे घंटे का आप रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है 8 बजे से या 8:30 बजे से आप बैठेंगे 11 बजे तक और खूब एनालिसिस करेंगे, कहां पे मेरा गलत हुआ क्वेश्चन, कहां पे सही हुआ, कहां पे मेरा कॉन्सेप्ट लैक है, जो लैक है, जहां पे आपका क्वेश्चन फंस गया, आप उसको 5 स्टार देकर रखिए और एक अलग कॉपी में उसको नोट कर लीजिए कि हमारा ये टॉपिक अभी वीक है, इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन नहीं बना। तो वो टॉपिक आप एक अलग कॉपी में 5 रुपया 10 रुपया कॉपी खरीदिए और अपने वीक पॉइंट्स को नोट करिए। और जब अपने वीक पॉइंट्स को नोट करेंगे ना,
तो वही आपको आगे मेहनत करना है, बस उसी के ऊपर मेहनत करना है। जो क्वेश्चन बन गया, जिस कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन बन गया, उस पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपका वीक पॉइंट है उसको अलग करिए। उसके बाद एनालिसिस का काम, और ये मैंने आपको एक दिन का बताया, और यही सब चीज आप रिपीट करेंगे अगले 9 डेज तक। आप सोचिए कि हर दिन हम जो 2 चैप्टर का हम हर एक सब्जेक्ट से कर रहे हैं, फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर और बायो में 2 चैप्टर, हम 2 चैप्टर का टारगेट लेके हर दिन अभी कर रहे हैं, और हर दिन 2 चैप्टर करेंगे तो विश्वास मानिए कि 9 डेज के अंदर हम 18 चैप्टर ईच सब्जेक्ट से हम कर चुके होंगे, 18 चैप्टर्स। और आप जरा सोचिए कि क्वेश्चन की अगर बात आए तो 9 डेज में आप 9 डेज के अंदर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे? 9 इंटू 300, हर सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन अगर मैं मान के चलूं तो 300 हो गया। 9 डेज के अंदर 2700 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। और आपको मैं बताऊं, हर रात आपकी जो नींद आएगी ना, बहुत बेहतरीन आएगी। क्यों? क्योंकि संतुष्टि वाली नींद होगी, सेटिस्फैक्शन वाली नींद होगी आपकी, और आपको ये लगेगा कि नहीं, आज हमने कुछ किया, आज हमने मेहनत किया। और जिस रफ्तार से ये काम आप करेंगे, 9 डेज के अंदर आप इतना अगर कर लेते हैं, 9 डेज के अंदर अगर आप 18 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको फिर पीरियोडिकली अगले वीक आप रिपीट करिए, फिर उसको सेकंड वीक आप रिपीट करिए, सेम चैप्टर्स को सेकंड वीक आप रिपीट करिए। और यहां पे सबसे बढ़िया जो आपका रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर होंगे, उसको आप देखिए। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सभी प्लानिंग को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को देख लेना है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस टॉपिक से और किस पर्टिकुलर से आया हुआ है, वो आप देखेंगे। उसके बाद ही आप रिवाइज करेंगे। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन पे टाइम दीजिएगा, आप हाइब्रिडाइजेशन पे ज्यादा टाइम देंगे। आप जो 2 घंटे में आप जो रिवीजन करना चाहते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन पे सबसे ज्यादा टाइम देंगे, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बॉन्ड एंगल से ज्यादा क्वेश्चन आता है, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आता है, फजांस रूल से क्वेश्चन आता है, सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आता है। ऐसे ऐसे जगह से आप टाइम वहां पे ज्यादा टाइम देंगे। क्वेश्चन बैंक को पहले आप लेकर बैठिए और एनालिसिस करिए। थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। आप एनालिसिस करिए और देखिए कि हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया हुआ है। इसमें से भी 18 चैप्टर्स में भी बहुत सारा चीज ऐसा आपको निकल कर आएगा जहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। बस इतना आप कर लीजिए और फिर देखिए यही 9 डेज का जो टारगेट है उसको आप फॉलो करिए। और देखिए 2 चैप्टर्स अगर आप रिवीजन करते हैं उस पर 100 क्वेश्चन करते हैं, फिर 2 चैप्टर अगले दिन फिर 2 चैप्टर करते हैं, फिर उस पर 100 क्वेश्चन करते हैं, फिर 100 क्वेश्चन करते हैं। देखा जाए तो हर चैप्टर से अगर आप 9 डेज की अगर आप बात करें, 9 डेज की बात करें तो हर चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन, 50 to 60 क्वेश्चन हम बना लेंगे। और अब ऐसे नहीं बनाएंगे, वो टाइमर सेट करके, मतलब एक इन्वायरमेंट में हम करेंगे ये चीज। हमें एक इन्वायरमेंट में ही ये चीज करना है। ऐसा नहीं कि बना रहे हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो देखा जाए तो 9 डेज के अंदर हम लगभग हर एक चैप्टर से 50 to 60 क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, 50 to 60 क्वेश्चन को हम कर लेंगे। और अगर ये चीज हम 3 वीक्स रिपीट कर लें, मतलब 3 सेट में हम रिपीट कर लें, 27 डेज अगर हम इसको सेट कर लें, तो आप सोचिए कि हर चैप्टर से हम 150 से 200 क्वेश्चन हम बना चुके होंगे। और आप 150 से 2 क्वेश्चन अगर अभी के समय में अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रैंक का जो इंप्रूवमेंट होगा वो 1 लाख, अगर आपने आपकी तैयारी आपकी जैसी भी है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे अंदर तो उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा रैंक उतना नहीं आ पाएगा, विश्वास मानिए 1000 के अंदर आप रैंक ला सकते हैं। 1000 के अंदर आप रैंक ला सकते हैं इतने कम टाइम के अंदर, है ना। 27 डेज के अंदर जे के लिए बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 27 डेज से भी कम टाइम है। अभी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अभी ये वीडियो आपके पास जाएगा तो आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी आएगा और आप मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो को आप देखिए। और दूसरी चीज कि इन सब चैप्टर्स को आपको छोड़ना नहीं है। मैं लास्ट में ये कहूंगा, इन सब चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इन सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि 150 से बढ़ के आगे बढ़ के हम 180 नंबर लेकर आए, अगर नीट में 180 आउट ऑफ 180, तो आपको इन सब चैप्टर को भी स्टडी करना है, देखना है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे। ये तो करना ही करना है, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन मैंने इसको सेकंड और इसको थर्ड प्रायोरिटी मैंने दिया है। ये आपके ऊपर है कि आपके पास अगर टाइम है, इससे भी ज्यादा टाइम आपको बच रहा है, क्योंकि मैंने जो प्लानिंग किया है अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स की प्लानिंग मैंने की है आपके लिए।
14 आवर्स की प्लानिंग की है, क्योंकि 14 आवर्स तो आपको अभी से लेकर एग्जाम तक तो डेली देना ही पड़ेगा। 14 घंटा आप यहां देंगे और ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर देंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और दूसरी चीज कि प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 ये कभी छोड़ के नहीं जाना है। कभी कभी ये जो दोनों प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है ना, देखो आपको हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स तो करना ही करना है, ये प्रायोरिटी 1 में मैंने रखा, लेकिन चूंकि हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे 18 चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स के एप्लीकेशन सभी जगह पे आपको आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये सब जितने भी हैं आप इनको छोड़ के, मैं नहीं कहूंगा कि छोड़ के जाइए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि सिलेबस को अधूरा करके जाए, वो सभी चाहेगा कि पूरा सिलेबस हम करके जाएं। तो ये भी अगर टाइम मिले तो इनको भी आप करके जाइए। जैसे सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से इनसे सवाल पूछे जाते हैं, आते एक एक सवाल आते हैं। अगर एक एक सवाल भी अगर हम जोड़ लें, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, 6 5 11 क्वेश्चंस यहाँ से भी हमारे आ जाएंगे, और देखा जाए तो कंप्लीट हो गया हमारा पूरा सिलेबस। और पूरा सिलेबस जो कंप्लीट कर लिया, अगर आपके पहले से कंप्लीट है तो वेल एंड गुड, आपको सिर्फ टेस्ट देने की जरूरत है, आप सिर्फ उनके ऊपर टेस्ट आप दीजिए। कंप्लीट है तो टेस्ट देंगे, और कंप्लीट नहीं है तो फिर इनके ऊपर उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी मेहनत आपको यहां पे करनी है। बस आप अपना जिद बना कर रखिए, क्योंकि जिद है तो ही आप जीत पाएंगे, जिद नहीं है तो आप जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, जहां पे जिद है वहीं जीत होगी। और दूसरी चीज, एग्जाम के दिन आप अपने आप को ये कहिए, ये बताइए कि सब कुछ ठीक है, हमें सब याद है। ये वर्ड जो है आपको हमेशा रिपीट करना है, हमको सब याद है, मुझे सब याद है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, सब सही है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट। कभी भी अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खतरनाक चीज है, ये आपके रैंक को बहुत नीचे गिरा सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है अपने आप को। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को अब मैं स्टॉप करना चाहूंगा। और आई होप बच्चों कि आप सभी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप प्रॉपरली यहाँ पे तैयारी करिए और अपने रैंक को लेकर आइए। और आर्या अकेडमी हर तरीके से आपको मदद कर रही है, अपने वीडियोस और गाइडलाइन दे रही है। मैं खुद आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं। इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। नीट के लिए, अभी नीट के लिए बहुत टाइम है, नीट के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा, गाइडलाइन दूंगा, किस चैप्टर पे, कौन सा टॉपिक पे आप मेहनत करेंगे कि आपका और ज्यादा रैंक और इंप्रूव हो और आपका एम्स मिले। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।